नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शिवांश जोशी एक बार फिर से आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम जो है टॉपिक पढ़ रहे थे ऊतक या टिश्यू। आज हम पढ़ने वाले हैं जंतु ऊतकों के बारे में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। देखिए, जंतु ऊतक जब हम बोलते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है कि ये जो ऊतक हैं ये जीवित प्रकार के ऊतक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमने कोशिका पढ़ा था तो उसमें एक ऑर्गन हमने पढ़ा था, कोशिकांग पढ़ा था, लाइसोसोम। और वो लाइसोसोम का क्या कार्य था, बताइए जल्दी। देखिए, उस लाइसोसोम का कार्य था कि जितनी भी कोशिकाएं डेड होने वाली हैं या काम करना बंद कर दिया है जिन कोशिकाओं ने, उन कोशिकाओं को पाचक एंजाइम के द्वारा और पचा देता था। लाइसोसोम क्या करता था? लाइसोसोम जो था वो किसी भी कोशिका में आत्मघाती थैली का कार्य करता था। अपने अंदर जल अपघटनीय एंजाइम लेकर के घूमता था। ये जल अपघटनीय एंजाइम जो है, कोशिका अगर काम नहीं कर रही है तो लाइसोसोम से रिलीज हो जाते थे और कोशिका जल उसमें रक्त में विलीन हो जाती थी, पच जाती थी। ओके, तो इसमें किसी भी प्रकार की मृत कोशिका का पाया जाना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पहली चीज़ तो आप यही देखिए कि जो जंतु ऊतक हैं इनमें किसी प्रकार की मृत कोशिका नहीं पाई जाती है, ये सभी जीवित प्रकार की कोशिकाएं हैं। ओके, तो मैं लिख सकता हूं ये क्या है? जीवित ऊतक है। जीवित ऊतक है। ओके, दूसरा जंतु ऊतक क्या है? सिंपल सी बात है, जंतु कोशिकाओं से के समूह से बनने वाले जो ऊतक होंगे वही क्या होंगे? आपके जंतु ऊतक होंगे। तो क्या ये पादप जो ऊतक थे उनसे सिमिलर होंगे? नहीं हो पाएंगे। देखिए, जंतु ऊतक पादप ऊतक से कई कई गुना डिफरेंट होते हैं। जैसे उदाहरण मैं दूं, हमने पढ़ा था जंतु ऊतकों के अंदर की बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था? जंतु ऊतक में नहीं, पादप ऊतक में हमने पढ़ा कि जो बाहरी त्वचा थी उसको एपिडर्मिस कहा जा रहा था। ओके, लेकिन जंतु ऊतक जब हम पढ़ेंगे तो बाह्य त्वचा को एपिथीलियम कहा जाएगा। एपिथीलियम क्यों बोला? क्योंकि ये त्वचा बहुत सॉफ्ट होती है। और एपिडर्मिस की मैं बात करूं तो आपने देखा होगा एपिडर्मिस कैसी थी, बार्क बन जा रही थी, डेड सेल्स का आवरण चढ़ रहा था एपिडर्मिस के कारण बाहर, और उससे जो बाहर की जो परत है वो कैसी होती जा रही थी? कठोर होती जा रही थी। हम माना एपिडर्मिस क्यूटिकल की बनी होती है, मोम जैसा पदार्थ है, पर एपिडर्मिस जब सूख जाती है तो वो क्या बना लेती है? छाल बना लेती है, बार्क बना लेती है। क्या हमारी उपकला जो है, हमारी जो एपिथीलियम है या हमारी जो बाह्य त्वचा है, ये सूखने के बाद छाल बना सकती है? नहीं बना सकती ना, वो तो डेड सेल्स हो गई, वो हट जाती है, उसकी जगह नई कोशिकाएं आ जाती हैं कोशिका विभाजन से, है ना। और हमारी स्किन हमेशा सॉफ्ट रहती है। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम लिख सकते हैं कि जो जंतु ऊतक हैं ये पादप ऊतक से भिन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा पादप ऊतक से काफ़ी भिन्न होते हैं। ओके, और ये पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जंतु कोशिकाओं के समूह से बने जो ऊतक है वो जंतु ऊतक कहलाते हैं। देखिए, अब जंतु में कई प्रकार के ऊतक होते हैं, 4 प्रकार के हम पढ़ेंगे। उपकला ऊतक मैंने बताया, इसके अलावा मांसपेशियों में भी कोई ऊतक होंगे, उनको पेशीय ऊतक कहा जाता है, मस्कुलर टिश्यूज़, है ना। इसके अलावा तीसरा हम पढ़ेंगे कि तंत्रिका जो है, हमारा पूरा शरीर क्या तंत्रिकाओं का बना हुआ है, तो इस वजह से हमारे जो पूरा शरीर जो तंत्रिकाओं का बना हुआ है, ये कुछ ऊतक होंगे इसके अंदर भी, तो वो क्या कहलाएंगे? तंत्रिका ऊतक कहलाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं, उपकला ऊतक पढ़ने वाले हैं, पेशीय ऊतक पढ़ने वाले हैं, तंत्रिका ऊतक पढ़ने वाले हैं, और एक आएगा इन सभी ऊतकों को जोड़ने वाले ऊतक या कनेक्टिव टिश्यूज, संयोजी ऊतक। ओके, तो इस तरह से हम 4 ऊतक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से ऊतक। जंतु ऊतक के अंदर हम ये 4 प्रकार के ऊतक पढ़ने वाले हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है उपकला ऊतक या एपिथीलियम टिश्यू। उपकला ऊतक क्या है? अभी मैंने बताया आपको, बाहरी त्वचा जो है वो उपकला ऊतक है। वो सिर्फ आपकी ये त्वचा नहीं, हर एक ऑर्गन की बाहरी त्वचा क्या है? उपकला ऊतक है। जैसे कि आपके बाहर की ये तो त्वचा है ही, इसके अलावा जैसे आहार नाल हो गई, आहार नाल के बाहर की त्वचा, आपके अमाशय हो गया, अमाशय के बाहर की त्वचा। ओके, ये सारी त्वचा भी उपकला ऊतक की बनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि लगभग सारे जो अंग हैं, लगभग सारे अंग है ना, वो किसके बने हुए हैं? उपकला ऊतक के बने हुए हैं। लगभग क्यों बोला? क्योंकि जैसे आपकी जीभ है, ये पेशीय ऊतक की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? पेशीय ऊतक की। आंखें जो है ये उपकला ऊतक की नहीं बनी हुई है। इस वजह से क्या है ना, संयोजी ऊतक की बनी हुई है। तो इस वजह से एपिथीलियम को हमने बोला कि काफ़ी सारे, है ना, अधिकांश जितने भी अंग हैं आपके, वो सभी उनके ऊपर क्या पाई जाती है? उपकला ऊतक। बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा का ये निर्माण करती है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सरल उपकला ऊतक और संयोजी उपकला ऊतक। इसके अलावा हम जो है संरचना के आधार पर इसको डिवाइड करके भी पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके अलावा देखिए दूसरा जो है संयोजी उपकला ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उपकला ऊतक क्या है? जो आपको
टिश्यूज़ को कनेक्ट करे, ऐसे उपकला या ऐसे ऊतक जो आपके उपकला, पेशी, तंत्रिका ऊतकों को कनेक्ट करें। कौन कौन से हो गए? आपके स्नायु तंत्र हो गए, ओके, लिगामेंट्स जिन्हें बोलते हैं। इसके अलावा आपकी जो बोन्स हैं, जो हड्डियां हैं, वो भी क्या कर रही हैं? आपकी पेशियों से कनेक्ट हो रही हैं। आपकी मांसपेशियों से क्या कनेक्ट है? आपकी हड्डियां। इनको कनेक्ट करने वाले टिश्यू कौन है? तो वो संयोजी ऊतक है। तो इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से संयोजी ऊतक है। रक्त हम पढ़ेंगे, अस्थियां हम पढ़ेंगे, कार्टिलेज पढ़ेंगे, स्नायु बताया मैंने, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पढ़ेंगे, कंडरा हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सारे संयोजी ऊतक के अंतर्गत आएंगे। पेशी ऊतक के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सीधा सा देखिए, मांसपेशियां जितनी भी हैं वो किसकी बनी हुई हैं? पेशी ऊतक की बनी हुई हैं। चाहे आपकी ये वाली मसल्स हो, यहाँ वाली, या आपकी जीभ की मसल्स हो, या आपकी चलने फिरने में जो पैर की मसल्स हैं वो हो, ओके। अंदर जो आपके फेफड़ों की मसल्स है, जिसकी वजह से संकुचित और प्रसारित, मतलब कि संकुचन और प्रसार हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, या अपने जो फेफड़े हैं वो संकुचित हो रहे हैं और वापस बड़े हो रहे हैं, वो किसके कारण हो? पेशी ऊतक के कारण। ये हाथ हिल पा रहा है, ये उंगलियां लिख पा रही हैं, किसके कारण? पेशी ऊतक के कारण। तो वो हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से पेशी ऊतक हैं, ओके। इसमें भी हम पढ़ेंगे रेखित, अरेखित प्रकार के पेशी ऊतक। इसके अलावा देखिए तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू, इसमें पूरा हम तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन से ऊतक कहाँ कहाँ पर आते हैं। मस्तिष्क जो है वो तंत्रिकाओं का एक जाल है, तो वो ऊतक भी किससे बने हुए हैं? इन्हीं तंत्रिका ऊतकों, या वो ऊतक भी क्या कहलाएंगे? यही तंत्रिका ऊतक कहलाएंगे। इसके अलावा हम तंत्रिका ऊतक की संरचना पढ़ेंगे कि ये किस तरीके का होता है, इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, और हम इस चैप्टर को इस तरह से कंप्लीट करेंगे, ओके। तो चलिए, पहला जो है आपका उपकला ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू में सबसे पहले हम समझते हैं इस शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, उप का मतलब हो गया ऊपरी, उप का मतलब ऊपरी, और कला का मतलब हो गया काय या शरीर। ऊपरी शरीर जो है वही आपका कहलाता है उपकला ऊतक। इधर देख लें, इंग्लिश में देख लें, एपी। एपी का मतलब, याद कीजिए मैंने जब आपको एपिथीलियम पढ़ाया था तो वहाँ पे एपी का मतलब क्या बताया था? अधिचर्म जो थी एपिथीलियम, उसमें मैंने एपी का अर्थ क्या बताया था? एपी का मतलब ओवर या ऑन। एपी का मतलब क्या बताया था आपको मैंने? ओवर या ऑन, मतलब कि अबव, ऊपर वाला, ऊपर वाला कोई भी पार्ट जो है वो, ओके। और स्थेलियम का मतलब क्या होता है? स्थेलियम का मतलब होता है बॉडी, ओके। तो ओवर या ऑन बॉडी, ऐसे टिश्यू जो आपके शरीर के या जंतु के शरीर के ऊपरी भाग पर पाए जाएं, जंतु के जो शरीर के अंग हैं उनके ऊपरी भाग पर पाए जाएं, चाहे शरीर के अंग बाह्य वाले हों, बाह्य शरीर के अंग हों, या आंतरिक शरीर के अंग हों, ओके। शरीर के सारे ही अंग जिन पर क्या पाई जाए? कोई स्ट्रक्चर पाई जाए ऊतकों की, एक परत पाई जाए, वह क्या कहलाता है? उपकला ऊतक कहलाता है। वही परत क्या कहलाती है? उपकला ऊतक। तो इस चीज़ से एक चीज़ और आपको पता चली कि उपकला ऊतक जो है वो एक परतदार संरचना है। कैसी है? परतदार, ओके। लेयर्ड होती है, परत होती है, परतदार संरचना है ये। किस तरह से परतदार संरचना है? तो देखिए, ऊतकों की परत होती है, इस प्रकार के ऊतक एक पंक्ति में जम गए, है ना, उपकला ऊतक, फिर उसके ऊपर और उपकला ऊतक आ गए, फिर उसके ऊपर और, इस तरह से परत होती है। ये एक उपकला ऊतक की परत, फिर एक और उपकला ऊतक की परत, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस तरह से परत होंगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे उपकला ऊतक लचीलेदार बनते हैं। क्या होता है? उपकला ऊतक कैसे बनते हैं? लचीलेदार। आप देखते हैं आपकी जितनी भी ये स्किन है इसको आप किसी भी साइड मोड़ सकते हैं, है ना। अब आप सोचेंगे कि यहाँ से तो मुड़ती नहीं है सर, यहाँ से मुड़ जाती है। देखिए, ये होता है आपकी अस्थियों के कारण, ओके। आप अपनी जो ये स्किन है इसको उतारिए काट करके, और फिर इसको हिला के देखिए, सब जगह मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये परतदार संरचना है, और परतदार संरचना एक दूसरे के ऊपर परतों के रूप में खिसकती रहती है। आप इसको इधर मोड़ेंगे तो परतें आगे खिसक के आ जाएंगी, उस साइड मोड़ेंगे तो उस साइड चली जाएंगी, ओके। तो ये परतदार संरचना है, और परतदार होने के कारण ही कैसी होती हैं? ये लचीली होती हैं, ओके। कैसी होती हैं? लचीली। किसी किसी की ज़्यादा लचीली तो किसी की कम लचीली। बोलते हैं ना, डांस करते हैं तो कि अरे यार इसका तो शरीर बहुत ज़्यादा लचीला है। इसका मतलब आज से क्या बोलेंगे कि उनके जो उपकला ऊतक है, उसके जो एपिथेलियम टिश्यू हैं वो बहुत ज़्यादा लचीले हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्या है? लेयर है या परत है, ओके। अब इसके अलावा मैंने दूसरी चीज़ बताई है, कहाँ पाई जाती है? बाह्य अंगों पर, या सॉरी, ऊपर या बाह्य, बाह्य आवरण होता है ये, बाह्य अंग नहीं, बाह्य आवरण।
बाह्य आवरण किसका? आपके जितने भी बाहर के अंग हैं उन सब का, आपके जितने भी आंतरिक अंग हैं उन सब का ये बाह्य आवरण होता है। तो देखिए परतदार संरचना आपको समझ में आ गई किस तरह से होती है। दूसरा ये लचीली होती है क्योंकि परतों के रूप में है, एक दूसरे के ऊपर खिसक सकती है। और तीसरा ये बाहर का ये आवरण होता है। और परतदार संरचना होने के साथ साथ ही जो ये स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे से सटी हुई होती है। देखिए परतदार है, एक के ऊपर एक परत रखी हुई है। तो इसका मतलब उपकला ऊतक की जो परत है वो एक दूसरे से क्या है, सटी हुई है, चिपकी हुई है। तो आप बोल सकते हैं कि परतदार संरचना है और सटी हुई संरचना है, एक दूसरे से चिपकी हुई संरचना है ये। ओके, इसके अलावा ये क्या करती हैं, तो इनका एक काम और है, बाह्य आवरण होता है ये हर एक अंग का, चाहे वो आंतरिक अंग हो चाहे बाह्य अंग हो। अगर उपकला ऊतक नहीं होती तो आपका जो हाथ है वो आपके टमी से चिपका हुआ होता, या आपके पैरों से चिपका हुआ होता, या आपके दोनों पैर जो है वो अलग अलग नहीं हो पाते, एक ही होते। आपका जो अमाशय है वो आपके अग्नाशय से चिपका होता, आपका अग्नाशय आपके फुफ्फुस या कहीं और चिपका हुआ होता। मतलब कि आपकी जितनी भी बॉडी की स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी चिपकी हुई होती। इसका मतलब उपकला ऊतक क्या करते हैं, सभी स्ट्रक्चर्स को शरीर के अंग की सारी संरचनाओं को अलग अलग करता है। ओके, तो सभी अंगों को मैं लिख सकता हूँ, सभी अंगों में बाह्य अंग भी आ गए और आंतरिक अंग भी आ गए। तो सभी अंगों को अलग करने का कार्य भी ये करते हैं, पृथक पृथक रखने का, अंगों को पृथक पृथक रखने का ये कार्य करता है, पृथक पृथक रखने का कार्य भी ये करता है। ओके, किस तरह से करता है मैंने बता दिया। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि विकृत बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, जिनमें क्या होता है, एपिथीलियम जो है वो ज़्यादा वर्क करने लग जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनके हाथ पैर जो है वो चिपके हुए पैदा होते हैं ना, देखा आपने, जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं। किसी का हाथ पेट टमी पे चिपका हुआ है, या जो सर है वो यहाँ से गर्दन है ही नहीं, पूरी चिपकी हुई है। वो किसके कारण होता है, इन उपकला ऊतकों में डिस्टॉर्शन के कारण होता है, इन एपिथीलियम टिश्यूज़ में डिस्टॉर्शन के कारण होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। एपिथीलियम टिश्यू कौन कौन से हैं, जो परतदार संरचना हो और कैसी हो, सटी हो, चिपकी हुई हो, लचीले होते हैं, ये बाह्य आवरण बनाते हैं सभी अंगों का, लगभग सभी अंगों का, और सभी अंगों को पृथक रखने का कार्य करते हैं ना, अलग अलग रखने का, ताकि ये अलग अलग कार्य कर सकें सारे अंग, वरना सारे अंग चिपक जाएंगे। ओके, ये तो क्या है आपका एपिथीलियम या उपकला ऊतक। अब मैंने कहा ये परतदार संरचना है, तो परत के आधार पर, एपिथीलियम की परतों के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। ये प्रकार नहीं है, ये इसके दो भाग हैं। जिन पर एक परत पाई जाएगी उनको सरल बोल देंगे, जिन पर दो या दो से अधिक पाई जाएगी उनको संयुक्त बोल देंगे। किस किस में पाए जाते हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए दो दो भागों में इसको बांटा गया है, कौन कौन से, यहीं पे पढ़ लेते हैं अपन। पहला तो है आपका सरल उपकला ऊतक। ओके, एक तो है सरल, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा है संयुक्त उपकला ऊतक। कौन सा है, संयुक्त उपकला ऊतक। ओके, ये दो प्रकार है, सरल उपकला ऊतक और संयुक्त उपकला ऊतक, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ओके, चलिए देखिए, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू क्या है, जो जिनमें एक ही परत हो, उपकला ऊतक की एक परत हो। क्या, उपकला ऊतक की एक ही परत से निर्मित होते हैं, ये एक ही परत से निर्मित होते हैं ये। ओके, मतलब कि इनमें उपकला ऊतक की एक ही लेयर पाई जाएगी। अगर एक से अधिक लेयर पाई जाएंगी तो क्या होगा, वो संयुक्त उपकला ऊतक कहलाएगा। मतलब कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उपकला ऊतकों की परत से निर्मित। ओके, उपकला ऊतकों की परतों से निर्मित। तो उनको क्या कह देंगे अपन, संयुक्त उपकला ऊतक। अब देखिए काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनमें ज़्यादा परतों की ज़रूरत नहीं होती, एक लेयर से वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे रक्त वाहिनियाँ हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, बहुत पतली पतली होती हैं, उन पर कितने के स्तर चढ़ा सकते हो आप, बहुत ज़्यादा स्तर नहीं चढ़ा सकते, है ना। इसके अलावा ये तो हो गई रक्त वाहिनियाँ। अग्नाशयों की वाहिनियाँ देखना कभी, बहुत मोटी मोटी होती हैं। अग्नाशय की वाहिनियों पे कौन होते हैं, संयुक्त उपकला ऊतक या कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक उपकला ऊतकों की इस पर परत होती है। तो सरल उपकला ऊतक जो है, देह गुहा हो गई आपकी, बॉडी कैविटी जिसे बोलते हैं। ओके, मानव शरीर पढ़ेंगे जब, इनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे अपन, देह गुहा क्या है। ओके, बॉडी कैविटी हो गई, बॉडी कैविटीज़ हो गई। इसके अलावा
रक्त वाहिनियां हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, और आपकी जो पतली पतली नलिकाएं हैं, शिराएं जो कहलाती हैं, वो हो गई। ओके, तो ये सारे जो हैं वो एक ही उपकला ऊतक के स्तर से बने हुए होते हैं। देह, गुहा, रक्त वाहिनियां, शिराएं, इनका काम क्या है? इनका काम एक ही तो है, इनका काम है रक्त ले जाना। ओके, इनका काम क्या है? सिर्फ रक्त ले जाना। लेकिन दो या दो से अधिक ऊतकों की परत की आवश्यकता कब पड़ती है? जब ज़्यादा काम करवाना होता है, जब एक्स्ट्रा या कोई जटिल कार्य करवाने होते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यूज़ की। तो ये क्या होंगे? देखिए इसके अंदर हम बता देते हैं इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले तो आपकी स्किन हो जाएगी, त्वचा। ओके, त्वचा जो है, स्किन जो है वो कैसी होती है? मोटी होती है ना? दिख रही है आपको, आप पकड़ के महसूस कर सकते हैं। तो वो कितने उपकला ऊतकों की बनेगी? एक या एक से अधिक से बनेगी, है ना? दो या दो से अधिक से बनेगी, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मुंह जो है आपका, मुख गुहा जो है, कौन सी? मुख गुहा, माउथ कैविटीज़। माउथ कैविटीज़ भी इससे ही बनेंगी, है ना? इसके अलावा आपकी ग्रसनी जो है, ये ग्रसनी हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के अंदर। ओके, वहाँ अच्छे से समझाऊंगा ग्रसनी क्या है। ग्रसनी के अंदर बनेंगी। ओके, तो देखिए त्वचा, मुख गुहा हो गई, ग्रसनी हो गई। इसके अलावा आपकी जो लार ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथियों के अंदर भी संयुक्त उपकला ऊतक होंगे। लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं? दो या दो से अधिक काम करती हैं या नहीं करती? देखिए त्वचा की मैं बात कर लूँ, त्वचा क्या करती है? बाह्य आघातों से प्रोटेक्शन देती है आपको। ओके, दूसरा आपको बाहर की गर्मी, सर्दी और धूप से बचाती है। तीसरा त्वचा जो है पसीने का स्त्रावन करती है, पसीना निकालती है। उससे क्या होगा? आपकी जो त्वचा है वो ठंडी रहेगी। ओके, आपका शरीर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। कौन करता है? त्वचा। दो या दो से अधिक काम कर रही है। मुख गुहा क्या करती है? मुख गुहा आपका चबाने का कार्य करती है ना? निगलने का कार्य करती है। इसके अलावा स्वादों को ग्रहण करने का कार्य करती है। तो ये भी बहुत सारे काम कर रही है, इसलिए भी दो या दो से अधिक स्तरों की बननी चाहिए। तीसरा होता है आपका ग्रसनी, श्वसन के काम आती है ना? तो श्वसन के अंदर मैं इसके बहुत सारे काम बताऊंगा। ग्रसनी के क्या क्या काम है? ग्रास करना, घास लेना, जो मुंह द्वारा घास लिया जाता है, खाना खाया जाता है, वो भी इसकी सहायता से होता है। ओके, तो ये भी क्या कर रही है? बहुत सारे काम कर रही है। लार ग्रंथियों की मैं बात करूँ तो लार ग्रंथियाँ क्या हैं? स्वाद पहचानने का काम कर रही हैं। कुछ पाचक एंजाइम निकालती हैं ताकि आपका मुंह गीला रहे। गीला रखने से क्या होगा? डिहाइड्रेशन नहीं होगा। देखिए गर्मी में जब आप धूप में जाते हो तो क्या होता है? आपके पूरा मुंह सूख जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे सूखा सूखा सा लगता है, डिहाइड्रेट हो जाता है शरीर, मतलब पानी की कमी हो जाती है आपके अंदर। उस वक्त मैं आपसे कह दूं कि ये लो एक समोसा खा लो, आपकी पानी की कमी दूर हो जाएगी। क्या आप खा सकते हैं? नहीं। वो कौन मना करेगी? आप मना नहीं करते, वो मना करती है आपकी लार ग्रंथियाँ कि मैं एक्टिवेटेड ही नहीं हूँ, मेरे अंदर पानी ही नहीं है, तो मैं किस तरह से एंजाइम्स बाहर निकालूं, मैं किस तरह से जो पाचक रस हैं आपके उनको बाहर निकालूं, आपके मुंह को कैसे गीला रखूं? तो पहले आप क्या कहोगे? नहीं, समोसा नहीं, पहले पानी पिलाओ मुझे, मेरी बॉडी को हाइड्रेट करो, मेरे बॉडी के अंदर जल को उपलब्ध कराओ। तो इसका काम क्या है? जल उपलब्ध कराना होगा, स्वादों को पहचानना हो गया, आपके जितने भी पाचक एंजाइम हैं वो निकालना हो गया। पाचक मतलब आपके शरीर में जो भोजन जाए उसको पचाने का काम भी कौन करेंगे? यही करेंगे। ओके, तो इसके भी बहुत सारे काम हो गए। तो संयुक्त उपकला ऊतक दो या दो से अधिक उपकला से निर्मित होते हैं, और जो जटिल काम होते हैं उनको करवाने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, उनके ऊपर का आवरण बनाते हैं। ओके, ये हो गए सरल काम, रक्त को ले जाना लाना। ओके, तो ये क्या हो गए? सरल उपकला ऊतक। ये क्या भाग हो गए। अब इसके प्रकार देखेंगे, उपकला ऊतक कितने प्रकार का होता है संरचना के आधार पर, क्योंकि संरचना इनकी उपकला ऊतक की अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि आपके जो मुख गुहा है उसकी संरचना अलग है। ओके, हाथों के उपकला ऊतक की संरचना अलग है। तो इस तरह से हम इनकी संरचना वाइज इन्हें अब देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 प्रकार के उपकला ऊतक संरचना के आधार पर डिवाइड किए गए। ये संरचना के आधार पर है, किस किस तरह की संरचना रहेगी। देखिए साधारण शल्क की एपिथेलियम हम पढ़ने वाले हैं। इसमें शल्कों की तरह आकृति होगी, उपकला ऊतक की शल्क की तरह आकृति होगी। ओके, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके, ये पढ़ने वाले। इसके अलावा रहेगा घनाकार एपिथेलियम, क्यूबॉइड शेप्ड एपिथेलियम, क्यूब की स्ट्रक्चर होगी, घन जैसी शेप इनकी होगी। ओके, संयुक्त उपकला ऊतक ज़्यादातर इन्हीं जो प्रकार हैं वो घनाकार ऊतक के ही प्रकार हैं। इसके अलावा ग्रंथिल, ग्रंथियां जो हैं आपकी जितनी भी ग्रंथियां बनी हुई हैं वो सभी की इसकी ग्रंथिल उपकला ऊतक या ग्रेनुलर एपिथेलियम। तो ग्रंथियों की जैसे स्ट्रक्चर होगी, नीचे मुड़ी हुई, अंदर की तरफ धसी हुई, स्तंभाकार होंगी, स्तंभ जैसी आकृति होगी इनकी। ओके, कोल्यूमिनर एपिथेलियम कहलाएंगी। किस किस में होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, ओके, इनका काम क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
इसके अलावा पक्षमावी एपिथीलियम या सीलियरी एपिथीलियम, इसको सीलिएटेड एपिथीलियम भी बोला जाता है। तो ये 5 प्रकार हैं उपकला ऊतक के संरचना के आधार पर, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आइए जानते हैं साधारण शल्की एपिथीलियम के बारे में। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है शल्की, शल्की मतलब इसमें शल्क जैसी संरचना पाई जाएगी। शल्क क्या होते हैं? तो आपने मछली देखी होगी, मछली के ऊपर के जो फिन्स होते हैं या मछली के ऊपर की जो संरचना होती है वो शल्कों जैसी होती है। देखिए, कुछ मछली इस तरह की होती है आपकी, है ना, इस तरह की मछली होती है, उस पर कुछ शल्क जैसी इस तरह की संरचनाएं होती हैं। ओके, शल्क बने होते हैं, बस इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है आपकी शल्की एपिथीलियम की। ओके, इसी तरह की क्या स्ट्रक्चर होती है? शल्की एपिथीलियम की स्ट्रक्चर होती है। तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है? साधारण शल्की। दूसरा देखिए, इनको बोला क्या गया है? साधारण बोला गया है। तो अभी हमने पढ़े थे सरल और संयुक्त, ये सरल प्रकार की होती हैं, अर्थात इनमें सिर्फ उपकला ऊतक का एक ही स्तर पाया जाता है। ओके, तो ये सरल उपकला ऊतक है। क्या है? सरल उपकला ऊतक है। और सरल उपकला ऊतक मतलब ये जो है एक ही लेयर की स्ट्रक्चर पाई जाएगी। साधारण शल्की की सिर्फ एक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, एक के ऊपर एक नहीं पाई जाएगी। तो सिर्फ एक लेयर, एक स्तर पाया जाएगा। और ये एक स्तर भी कैसा होगा दोस्तों? ये एक स्तर भी पतला होगा। कैसा होगा? पतला। बहुत पतले होते हैं ये, शल्कों के जैसे होते हैं। शल्क कैसे? मछली के ऊपर जो उसकी संरचना होती है ना, उठी उठी सी उभार से, उनको शल्क बोलते हैं। तो शल्की जैसी संरचना होती है, इसलिए इसको शल्की या स्क्वेमस बोलते हैं। दूसरा, सरल उपकला ऊतक होते हैं, मतलब कि एक ही लेयर होती है, 2-4 लेयर नहीं होती हैं इसकी, और पतली लेयर होती है। ओके, कहाँ कहाँ पाई जाएगी? तो सरल उपकला ऊतक कहाँ पाए जा रहे थे? रक्त वाहिनियों में पाए जा रहे थे, तो ये भी रक्त वाहिनियों में पाए जाएंगे। ओके, रक्त वाहिनियों के अलावा ये फेफड़ों के अंदर भी पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो ऊतक हैं या इस प्रकार की जो एपिथीलियम है वो फेफड़ों में भी पाई जाती है। तो रक्त वाहिनियों में, इसके अलावा फेफड़ों में। ओके, फेफड़ों के अंदर भी ये पाए जाते हैं। अच्छा, देखिए, जो आपकी फेफड़ों की या रक्त वाहिनियों की जो कोशिका है, उनकी जो कोशिका झिल्ली है, उस कोशिका झिल्ली द्वारा इस साधारण शल्की ऊतक का निर्माण किया जाता है। या मैं कह दूं, ऊतक किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो इनकी जो कोशिकाएं, उनमें शल्क जैसी संरचना पाई जाती है, उभार जैसी संरचनाएं पाई जाती है, इसीलिए तो इसको शल्की बोला गया है। तो जो आपकी कोशिका झिल्ली जो है ना, इन ऊतकों की जो कोशिका झिल्ली है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली जिसे बोलते हैं, वो कैसी होती है? वो भी शल्की होती है। और वो शल्की होती है, इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? साधारण या शल्की एपिथीलियम। ओके, तो ये इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, बस इतना सा याद रखिएगा। ये सरल प्रकार के हैं, मतलब कि एक ही स्तर पाया जाता है, जो कि रक्त वाहिनियों में पाया जा रहा था। और कोशिका झिल्ली भी किसकी? एक चीज़ और देखिएगा, कोशिका झिल्ली भी किसकी? ये है आपकी रक्त कोशिकाओं की, ब्लड सेल्स की। ओके, सारी कोशिका झिल्ली नहीं, सिर्फ ब्लड सेल्स की। हमने यह बात की, रक्त वाहिनियों जो है वो शल्की प्रकार की होती हैं। फेफड़ों के अंदर की कुछ एक स्ट्रक्चर भी शल्की प्रकार के ऊतकों से बनती है। और ब्लड सेल्स कौन कौन सी हैं? तो ब्लड सेल्स हैं आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या है? ब्लड सेल्स हैं। इनकी संरचना या इनकी जो कोशिका झिल्ली है, बाहर की जो स्ट्रक्चर है, आवरण जो है, वो भी कैसा है? शल्की प्रकार का होता है, शल्की प्रकार के ऊतक होते हैं। नेक्स्ट है आपका घनाकार उपकला ऊतक, क्यूबॉइड एपिथीलियम। देखिए, चित्र आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, घन की आकृति के होते हैं, क्यूबॉइड शेप में होते हैं। ये कहाँ कहाँ होते हैं? पहली चीज़ तो ये देख लीजिए, संयुक्त प्रकार के उपकला ऊतक है, मतलब इनमें लेयर पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी? परतें पाई जाएंगी। घनाकार आकृति के बहुत सारे ऊतकों की परतें पाई जाएंगी, तो ये संयुक्त प्रकार के हैं। ओके, कैसे हैं? संयुक्त प्रकार के, कंपाउंड प्रकार के हैं। दूसरा, इनमें परतदार संरचना होगी। ओके, अच्छा, संयुक्त में कौन कौन थे? संयुक्त में कौन थे? एक तो आपके क्या नाम है, त्वचा थी संयुक्त में। ओके, लार ग्रंथियां थी, तो इनके अंदर भी आप त्वचा, लार ग्रंथियां, वृक्कीय ग्रंथियां, वृक्कीय मतलब आपके जो वृक्क होते हैं उनकी ग्रंथियां, वृक्कीय ग्रंथियां, ये सभी किसकी बनी होती हैं? या आपके घनाकार या क्यूबॉइड एपिथीलियम की बनी होती है। अब देखिए, यहाँ पे शब्द आ रहा है ग्रंथियाँ, है ना। ग्रंथियाँ मैंने बताया था आपको ग्रेन्युलर या ग्रंथिल उपकला ऊतक की बनी होती है।
तो घनाकार से ही ग्रंथिल उपकला ऊतक बनने वाले हैं। किससे बनने वाले हैं? घनाकार से। घनाकार और ग्रंथिल उपकला ऊतक दोनों एक साथ चलते हैं हमेशा। ओके, तो घनाकार उपकला ऊतकों से कौन बनते हैं? ग्रंथिल। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए ग्रंथिल उपकला ऊतक किससे बने हैं, तो क्यूबॉइड से बने हैं। ओके, इन्हीं से कौन से बनते हैं? ग्रेन्युलर या ग्रंथिल उपकला ऊतक। ओके, ग्रंथिल उपकला ऊतक क्या है? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया घनाकार ऊतक हो गए या और उपकला ऊतक जो हम पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ चुके हैं, उनमें से कुछ उपकला ऊतक क्या अंदर की ओर धंस जाते हैं। उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो इस तरह से अंदर की ओर धंस जाती हैं। कुछ कोशिकाएं बनती हुई आ रही हैं और अंदर की ओर धंस गई। इस तरह की स्ट्रक्चर्स इन्होंने बना ली। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स इन्होंने बना ली। तो यही स्ट्रक्चर्स क्या हैं? यही ग्रंथिल उपकला ऊतक हैं। ये ग्रंथिल उपकला ऊतक करते क्या हैं? ये ग्रंथिल उपकला ऊतक करते हैं ग्रंथियां बनाते हैं। ग्रंथियों से क्या होता है? तो पाचक रस और एंजाइम निकलते हैं। तो पहली चीज तो उपकला ऊतक जो है अगर अंदर की ओर धंस जाए और अंदर की ओर धंसकर क्या बना लें? एक बहुकोशिकीय संरचना बना लें। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह है, तो मैं कह सकता हूं बहुकोशिकीय संरचना निर्माण कर ले। ओके, तो वही संरचना क्या कहलाती है आपकी? ग्रंथिल उपकला ऊतक कहलाती है। वही संरचना क्या कहलाती है आपकी? ग्रंथिल उपकला ऊतक कहलाती है। ओके, यही हमने देखा कि जितने भी उपकला ऊतक हैं, चाहे वो घनाकार, स्तंभाकार हो, मेनली जो है घनाकार उपकला ऊतक से ग्रंथिल उपकला ऊतक की उत्पत्ति होती है, ये हमने जाना। इसके अलावा जितने भी उपकला ऊतक हैं, यदि उनकी कोशिकाएं अंदर की ओर धंस जाएं, कुछ एक कोशिका अंदर की ओर धंस जाएं, कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स आपको बताया, इस तरह के स्ट्रक्चर बना लें, तो अंदर की ओर धसी हुई कोशिकाओं के कारण क्या बन जाती हैं? ग्रंथियां बन जाती है। और इन ग्रंथियों में क्या रस इकट्ठा होता है। रस या एंजाइम, पाचक रस बोल सकते हैं अपन, पाचक रस बोल लीजिए या फिर एंजाइम बोल लीजिए। EZ लिख देता हूं मैं ना। एंजाइम या पाचक रस उनमें इकट्ठा होने लग जाता है, गर्त बन जाता है। गर्त बन गया तो उस गर्त में क्या है? पाचक रस और एंजाइम इकट्ठे होने लग गए, एंजाइम बनने लग गए। तो ये पाचक रस या एंजाइमों का क्या करते हैं? स्त्राव करते हैं। ओके, निकालते हैं। स्राव का मतलब निकालते हैं। ओके, काफ़ी सारी ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां जब हम पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी ग्रंथियां पढ़ेंगे, उनसे क्या निकलेंगे? एंजाइम निकलेंगे, हार्मोन्स निकलेंगे। ओके, तो ग्रंथिल उपकला ऊतक क्या बनाती है? ग्रंथियां बनाती है। ये तो आपको पता ही चल गया। और किस तरह से ग्रंथियां बनाती हैं? अंदर की ओर धंस करके। ओके, और क्या छोड़ती है? पाचक रस छोड़ती हैं और एंजाइम छोड़ती हैं। इसके अलावा देखिए, हमने अभी बात करी कि कौन कौन सी ग्रंथियां बनाएंगी। तो ग्रंथियां देखिए, त्वचा की ग्रंथियां बना लेंगी ये। ओके, क्या बना लेंगी? त्वचा की ग्रंथियां हो गई बहुत सारी। कितनी अपने अंदर कितनी सारी ग्रंथियां हैं, वो सभी क्या है? त्वचा की ग्रंथियां हैं। ये जो आपके मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो पसीना निकलता है वो क्या है? ग्रंथियों के कारण ही तो निकल रहा है। इन ग्रंथियों में क्या है? त्वचा की जो ग्रंथि है उनमें पसीना इकट्ठा हो रहा है, स्टोर हो रहा है, और अपने जो शरीर है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो ग्रंथियां क्या स्राव कर रही है? उसको बाहर निकाल रही है, पसीने को। ओके, इसके अलावा आपकी आंतों की सतह हो गई। आंत जो है आपकी, उनकी सतह का निर्माण भी ग्रंथियां करती हैं। बहुत सारी आंतों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। जब हम ग्रंथियां पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। तो आंतों की सतह का निर्माण भी ये करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? आपकी ग्रंथिल उपकला ऊतक हुई। चार पांच बातें हैं इनमें जो अपन को याद रखनी है, जिनमें से सवाल आते हैं। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। ओके, ये हो गया आपका ग्रंथिल उपकला ऊतक या ग्रेन्युलर एपिथीलियम। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉलमनर या स्तंभाकार एपिथीलियम। देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्तंभाकार उपकला या कॉलमनर एपिथीलियम। इन कॉलमनर एपिथीलियम का निर्माण ग्रंथिल उपकला ऊतकों से माना जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि आंतों की जो सतह है उसका निर्माण कौन कर रही थी? ग्रंथिल उपकला ऊतक कर रही थी। तो ये आंतों के अंदर की जो लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, लंबी लंबी कोशिकाओं का जो समूह है, उससे ये उपकला ऊतक बने हैं। स्तंभ की आकृति की जो कोशिकाएं हैं उनसे ये उपकला ऊतक बने हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं ये आपके आंतों की सतह जो है उसके अंदर पाए जाते हैं, या मैं बोल दूं आंतों की त्वचा के अंदर पाए जाते हैं। स्तंभाकार होते हैं, ये तो नाम से स्पष्ट है, स्तंभाकार होते हैं। ओके, दूसरा आंतों की त्वचा के अंदर पाए जाते हैं, या आप आंतों की जो बाह्य परत है उसके अंदर पाए जाते हैं, त्वचा के अंदर पाए जाते हैं। ओके, अच्छा मुझे बताइए,
आंत किससे बन रही थी? ग्रंथियों से बन रही थी, और ग्रंथियों का काम क्या था? स्त्राव करने का और अवशोषण करने का, मतलब कि एंजाइमों का स्त्राव करने का और जो एंजाइम या पाचक रस है उनका अवशोषण करने का। स्तंभकार का भी सेम काम है, इनका भी काम क्या है? अवशोषण और स्राव करने का, मतलब कि किसी चीज़ को अवशोषित करके अपने पास रखने का और ज़रूरत पड़ने पर उसको बाहर निकालने का। ये भी काम किसका है? स्तंभाकार का है। ग्रंथिल और स्तंभाकार ऊतक एक साथ रहते हैं। ग्रंथियाँ क्या करती हैं? पाचक रसों को अवशोषित करती हैं और उनका स्त्राव करती हैं। स्तंभाकार क्या करते हैं? पाचक रसों का अवशोषण स्त्राव करने में ग्रंथियों की हेल्प करते हैं। इस तरह की बोटल्स होती हैं, ये इस तरह की क्या होती हैं? बोटल्स होती हैं। और बोटल्स में क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। इस तरह की बोटल्स होती हैं ये लंबी लंबी, और इनमें क्या है? क्या भरा हुआ है? ये मान लीजिए पाचक रस भरा हुआ है, तो इनमें ग्रंथियां क्या करती हैं? अपना पाचक रस डालती हैं। तो वही क्या उपकला ऊतक है? आपकी स्तंभाकार उपकला ऊतक है। स्तंभ की आकृति की ये होती है। ओके, पक्षमाभी उपकला ऊतक, सीलियरी एपिथेलियम। देखिए कुछ एक कोशिकाएं जो हैं वो उनमें पक्षमाभ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं, जैसे कि श्वास नली। ओके, श्वास नली हो गई आपकी, इसके अलावा हो गई आपकी गर्भ नली हो गई, है ना। इसके अलावा आपकी गुर्दे की नली हो गई। ओके, गुर्दे की नली हो गई। इन सब में क्या पाए जाते हैं? मान लीजिए इनकी कोशिका है, तो इनकी कोशिकाओं के ऊपर क्या पाए जाते हैं? इस तरह से सीलिया पाए जाते हैं, पक्षमाभ पाए जाते हैं। और इन पक्षमाभों से बनने के कारण, इन पक्षमाभों की कोशिकाओं से बनने के कारण इस प्रकार के उपकला ऊतक को क्या कहा जाता है? पक्षमाभी उपकला ऊतक कहा जाता है। ओके, किससे बने होते हैं ये? पक्षमाभों से बने होते हैं। इनमें बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो आपकी स्तंभाकार जैसी ही होती है। ओके, कॉलमनर जो हमने पढ़ी थी उसके जैसी ही होती है, इस तरह की स्तंभ की आकृति ही होती है इनकी भी। लेकिन फ़र्क क्या है कि इनके ऊपर इस तरह से सीलिया पाए जाते हैं, पक्षमाभ पाए जाते हैं। और मैंने कोशिका में बताया था पक्षमाभ का कार्य क्या होता है? प्रचलन का कार्य होता है। कोई भी पोषक पदार्थ उसको ग्रहण करने का कार्य होता है। श्वास नली क्या करेगी? पोषक पदार्थों को ग्रहण करेगी। गर्भ नली क्या करेगी? प्रचलन में सहायता कराएगी कोशिकाओं को, ताकि गर्भ निर्धारण हो सके। ठीक है, इस तरह की चीज़ों के लिए किस प्रकार के उपकला ऊतक बनते हैं? पक्षमाभी उपकला ऊतक। पक्षमाभ से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें सीलिया पाए जाएंगे कोशिकाओं के ऊपर, बस इतनी सी बात है। ओके, इतना सा याद रखिए। कहाँ पाया जाता है ये पूछ लिया जाता है, तो श्वास नली, गर्भ नली और गुर्दे की नली में पक्षमाभी प्रकार की पाई जाती हैं। ओके, तो ये कंप्लीट होता है आपका उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए, जहाँ से सवाल आने की संभावना है। इसके बाद हम देखते हैं संयोजी उपकला ऊतक। तो देखिए संयोजी उपकला ऊतक या कनेक्टिव एपिथेलियम अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए संयोजी का अर्थ क्या है? संयोजी का मतलब है जोड़ने वाला। ओके, संयोजी का अर्थ क्या है? जोड़ने वाला। तो संयोजी ऊतक क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जोड़ने वाले ऊतक हैं। किसको जोड़ेंगे? तो ये आपकी अस्थियों से आपकी पेशियों को जोड़ने वाले ऊतक हो जाएंगे। ओके, आपके स्नायु तंत्र को जोड़ने वाले ऊतक हो जाएंगे। आपकी हड्डियों के बीच में जो ये जो जुड़ाव है इसको जोड़ने वाले ऊतक हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार के ये ऊतक हैं। तो सबसे पहले तो इनका काम क्या है? जोड़ने का काम है। ओके, सबसे पहला काम क्या है? जोड़ने का कार्य है इनका, पहली चीज़। ओके, इसको जोड़ते हैं तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं, शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं शरीर की, उन कोशिकाओं को अन्य अंगों से जोड़ते हैं। ओके, कह सकता हूँ शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको आपस में जोड़ते हैं और अंगों को आपस में जोड़ते हैं। आपकी जो पेशियां हैं उनको हड्डियों से जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा, ये किस प्रकार की कोशिकाएं हैं या ये कोशिका कहाँ स्थित होती है? तो संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो अधात्री या मैट्रिक्स में पड़ी होती हैं। देखिए कोशिका के बाहर क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। ये जो रक्त है, इस रक्त में बहुत सारी अधात्री या मैट्रिक्स होती है। अधात्री या मैट्रिक्स क्या है? ये एक प्रकार का अर्ध ठोस पदार्थ है, सेमी सॉलिड मटेरियल है। इसमें संयोजी ऊतक पड़े होते हैं, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं पड़ी होती है। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पर ज़रूरत है अभी ये जो पेशियाँ हैं ये हड्डियों से जोड़ना चाह रही हैं, तो संयोजी ऊतक क्या आएंगे और इसको हड्डियों से जोड़ देंगे। ओके, तो कहाँ पे पड़ी होती है इनकी सेल्स? वैसे पूछा नहीं जाएगा। इनकी सेल्स अधात्री में पड़ी होती है, मैट्रिक्स में पड़ी होती है। शरीर में जो अधात्री होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स में पड़ी होती है। ओके, क्या काम करती हैं? जोड़ने का काम करती हैं। जो शरीर के सेल्स हैं उनको अन्य भागों से जोड़ने का काम करती हैं। किस प्रकार के होते हैं? तो संयोजी ऊतक कठोर भी होते हैं और
मृदु मतलब कि सॉफ्ट भी होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कोमल भी होते हैं। कोमल मतलब आपकी जो पेशी हैं उनको पेशियों से जोड़ने वाले, यहाँ की जो पेशी हैं उनको ऊपर वाली पेशियों से जोड़ने वाले कोमल हो जाएंगे। इन पेशियों को आपकी अस्थियों से जोड़ने वाले, अस्थियों से जोड़ने वाले कैसे हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। तो ये कोमल या कठोर दोनों प्रकार के होते हैं। ओके, कोमल या कठोर, सॉफ्ट टिश्यूज भी होते हैं और आपके हार्ड टिश्यूज भी ये होते हैं। तो तीन चीज़ें में देख लीजिए, एक तो ये जोड़ने का कार्य करते हैं, अधात्री मैट्रिक्स में पड़ी होती है इनकी सेल, और कठोर या कैसे होते हैं, कोमल प्रकार के ये होते हैं। कठोर या कोमल की जब हम बात करेंगे तो देखिए, कोमल में तो आपकी उपास्थि, अस्थियाँ, कार्टिलेज जिन्हें बोलते हैं, उपास्थि आ जाएंगी। उपास्थि के अलावा आपकी अस्थियाँ आ जाएंगी। ओके, ये तो किस में आ जाएंगी, कठोर में आ जाएंगी। इसके अलावा कोमल की बात करूँ तो मैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगी। ओके, इसके अलावा रक्त आ जाएगा आपका, है ना। रक्त को भी, रक्त क्या आपका संयोजी ऊतक ही तो है, आपके पूरे शरीर में क्या है, रक्त जोड़ने का काम ही तो कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक पूरा रक्त क्या है, जुड़ा हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ का रक्त अलग जा रहा है, यहाँ का रक्त अलग जा रहा है। इसका मतलब क्या है, रक्त भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। तो रक्त, प्लाज्मा, उपास्थि, अस्थि, ये क्या है आपके कठोर या कोमल के उदाहरण हो गए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो ऊतक हैं वो किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ओके, तो ये जो संयोजी ऊतक है ये एक प्रकार का प्रोटीन स्रावित करते हैं। क्या स्रावित करते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन। जिस प्रोटीन को मैं लिख देता हूँ, ये एक प्रकार का प्रोटीन स्रावित करते हैं। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि संयोजी ऊतक जो प्रोटीन स्रावित करते हैं उसका नाम क्या है, तो प्रोटीन जो स्रावित करते हैं उसका नाम है कोलेजन। ओके, कोलेजन या इलास्टिन। देखिए, ये जो प्रोटीन है इसको कोलेजन या इलास्टिन बोलते हैं। ये रक्त में नहीं पाया जाता, जो रक्त के संयोजी ऊतक है उसको छोड़कर। ओके, तो रक्त के संयोजी ऊतक हैं वो कोलेजन या इलास्टिन प्रोटीन स्रावित नहीं करते। बाकी जितने भी हैं, जैसे अस्थि हो गई, उपास्थि हो गई, अभी हम कंडरा, स्नायु, एरियोलर और वसा में ऊतक भी पढ़ने वाले हैं जो संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, वो सभी कोलेजन या इलास्टिन प्रकार का क्या छोड़ते हैं, प्रोटीन तंतु छोड़ते हैं। ओके, प्रोटीन तंतु का निर्माण करते हैं, प्रोटीन फाइबर का निर्माण करते हैं। फाइबर समझते हो, ओके, तंतु या फाइबर का निर्माण करते हैं। हमने आगे अभी फाइबर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था जाइलम फ्लोएम में। ओके, तो प्रोटीन तंतु या फाइबर बनाते हैं जिसको कोलेजन या इलास्टिन बोलते हैं। क्या काम करता है, संयोजी ऊतक का काम क्या है, जोड़ने का। ओके, जोड़ रहा है मतलब प्रत्यास्थता दे रहा है, इलास्टिसिटी दे रहा है। ओके, और शक्ति दे रहा है और लचीलापन भी दे रहा है। एक तो शक्ति प्रदान करता है, जोड़े रखने की शक्ति। ओके, जोड़े रखने की शक्ति प्रदान करता है संयोजी ऊतक। जो जैसे मान लीजिए आपके जो पेशियां हैं उनको आपकी हड्डियों से जोड़ने के लिए शक्ति प्रदान करेगा ये कोलेजन या इलास्टिन। इसके अलावा लचीलापन प्रदान करता है। ओके, क्या प्रदान करता है, लचीलापन। और दूसरा प्रत्यास्थता प्रदान करता है। प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी, खींचने का गुण, प्रत्यास्थता प्रदान करता है। ओके, तो ये वाली बात, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना। प्रोटीन तंतु कौन स्रावित करते हैं, तो संयोजी ऊतक, और उसका नाम क्या है, कोलेजन या इलास्टिन। रक्त को छोड़ करके, रक्त के अलावा जितने भी संयोजी ऊतक है वो सभी प्रोटीन या जो प्रोटीन तंतु कोलेजन या इलास्टिन स्रावित करते हैं। ओके, अब हम उदाहरणों की बात कर रहे हैं संयोजी उपकला ऊतक की। ओके, तो सबसे पहला उदाहरण संयोजी उपकला ऊतक का क्या होगा, रक्त हो जाएगा। रक्त में से कुछ सवाल आते हैं। रक्त क्या है, ब्लड क्या है, इसको इंग्लिश में लिख देंगे ब्लड। ओके, ब्लड क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्या करता है, आपकी कोशिकाओं को जोड़े रखता है ना। कोशिकाओं, रक्त में क्या पड़ी रहती है, कोशिका पड़ी रहती है, उनको जोड़ने का काम कौन करेगा, रक्त करेगा या ब्लड करेगा। तो रक्त जो है वो एक क्या है, संयोजी प्रकार का ऊतक है। तो ये क्या क्या करेगा, कोशिकाओं को जोड़ने का, पहली चीज तो ओके, सेल्स को कनेक्ट करने का कार्य करेगा, है ना, सेल्स को कनेक्ट करने का कार्य करेगा। और क्या करेगा, संवहन का कार्य करेगा। ओके, कोशिकाओं के संवहन का कार्य करेगा। इसी में तो बड़ी बड़ी कोशिकाएं आगे जाती हैं, तो कोशिकाओं के संवहन का कार्य करेगा। आरबीसी क्या करती हैं, रक्त में ही पड़ी होती है, रक्त कोशिका ब्लड सेल्स कहलाती हैं जो। तो कोशिकाओं के संवहन का कार्य करेगा और सेल्स को कनेक्ट करेगा। और इसके अलावा गैसेस का संवहन करेगा। ये रक्त क्या करता है, गैसेस, गैस कौन सी, श्वसन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम पढ़ेंगे, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने और लाने का काम कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रक्त में या ब्लड में पाया जाता है। तो गैसेस, गैसेस के अलावा एंजाइम, एंजाइम के जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा। हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करेगा।
तो क्या कर रहा है, कनेक्टिव वे प्रोवाइड कर रहा है ना, है ना, कनेक्ट कर रहा है एक जगह को दूसरी जगह से। इस वजह से ब्लड को क्या बोल दिया गया, संयोजी या कनेक्टिव बोल दिया गया। इसके अलावा आपके जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, है ना, उत्सर्जी पदार्थ जो है उनको भी आपके उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाएगा। जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तो उत्सर्जी पदार्थों में ब्लड का क्या रोल है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन कर रहा है, ये ब्लड। तो ये कनेक्टिव वे प्रोवाइड कर रहा है, रास्ता प्रोवाइड कर रहा है एक, है ना। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो दूसरा एग्जाम्पल आएगा इसका प्लाज्मा। तो देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है, देखिए आपको पता है कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि वो प्लाज्मा में पड़ी होती है, मतलब रक्त में पड़ी होती है। देखिए रक्त का जो एधात्री, अभी हमने बात करी एधात्री या मैट्रिक्स की, वो क्या है, रक्त में ही उपस्थित होता है। तो रक्त का जो मैट्रिक्स होता है, रक्त का जो मैट्रिक्स या अधात्री होता है, रक्त का मैट्रिक्स या अधात्री जो होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा बोल देते हैं। ओके, रक्त का जो मैट्रिक्स होता है वही प्लाज्मा है। इसी प्लाज्मा से कोशिकाओं के ऊपर की परत प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनती है ना, कोशिका झिल्ली जिसे बोलते हैं। तो वो किसके कारण बनती है, इसी कारण। और मैंने बोला कि रक्त के अंदर ही कौन पड़ी होती है, कोशिकाएं पड़ी होती है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मुख्यतः कौन कौन सी, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स पाई जाती है ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, तो प्लाज्मा भी क्या है, कनेक्टिव लिंक हो गया, रक्त के अंदर है और क्या बना रहा है, कोशिकाओं को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना। तो दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। ओके, इसके बाद तीसरा एग्जांपल जो पूछा जाता है संयोजी ऊतकों का, वो है अस्थि, बोन। ओके, तो तीसरा एग्जाम्पल देख लें, अस्थि। अस्थि भी क्या है, संयोजी ऊतक का उदाहरण है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं बोन। सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, इसके अंदर का मटेरियल याद रखने की जरूरत नहीं है। अस्थि क्या करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं, शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं। अच्छा, सिर्फ शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं क्या, ये नहीं, ये आपकी मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करती हैं। ओके, क्या बनाती हैं, आंतरिक कंकाल का निर्माण करती हैं। ओके, जिसको आप पंजर भी बोलते हैं, है ना, अस्थि पंजर बोलते हैं ना। तो अस्थि पंजर क्या, अस्थि से बना हुआ पंजर, अस्थि से बना हुआ कंकाल, उसी का तो पंजर बोला। तो पंजर या अस्थि का निर्माण, कंकाल का निर्माण में करती हैं अस्थियां, हमारे अंदर का स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। ओके, मजबूती प्रदान करती हैं। और मांसपेशियों को हड्डियों से जो जोड़ने वाले ऊतक है, वो भी तो कौन है, संयोजी ऊतक है। वो किस में पाए जा रहे हैं, इन्हीं अस्थियों में ही तो पाए जा रहे हैं। ओके, ये कठोर होते हैं, अस्थियां क्या होती हैं, कठोर होती हैं। तो ये कठोर प्रकार के संयोजी ऊतक है। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ कठोर भी हैं और कुछ कोमल भी है। तो अस्थि कैसी है, कठोर प्रकार के संयोजी ऊतक है। अस्थि किसकी बनी होती है, वैसे तो अस्थि वाला जो चैप्टर है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, फिर भी हम देख लेते हैं कि ये आपकी कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ओके, मेनली जो है वो कैल्शियम आएगा इसमें। तो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, कंकाल या पंजर का निर्माण करती है और मजबूती प्रदान करती है, आपकी पेशियों को, आपके शरीर को मजबूती प्रदान करती है। तो डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है संयोजी उपकला ऊतक का, उपास्थि या कार्टिलेज। उपास्थि या कार्टिलेज क्या आती हैं, ये छोटी हड्डियां होती हैं, क्या होती हैं, छोटी और चिकनी हड्डियां होती हैं। ओके, छोटी और चिकनी हड्डियां ये होती हैं। अस्थियां लिख दूं, छोटी या चिकनी अस्थियां होती हैं। क्या काम करती हैं ये, तो ये आपकी अस्थियों को चिकना बनाती हैं, लचीला बनाती हैं। आपकी अस्थियां जो है उनको चिकना बनाती हैं। तो अस्थियों को चिकना बनाने का ये कार्य करती हैं। ओके, चिकनी होती हैं, इतना आपके समझ में आ जाएगा। दूसरा, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो मैं जब आपको श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा तो श्वास नली के अंदर कार्टिलेज पाई जाएंगी। ओके, श्वास नली के अंदर जो है कार्टिलेजेस पाई जाएंगी। इसके अलावा आपकी मुख जो है, या मैं बोल दूं जो आपका पाचन सिस्टम जो है, पाचक तंत्र जो है, उसके अंदर भी अस्थियां पाई जाएंगी। ओके, तो कहाँ कहाँ पाई जा रही हैं, आपके श्वसन तंत्र में पाई जा रही हैं, पाचक तंत्र में पाई जा रही हैं। इसके अलावा आपके जो गला, श्वास नली में तो आ ही गया गला, गला के अलावा आपके कान में पाई जाती हैं, छोटी छोटी आपकी नाक में पाई जाती हैं ये अस्थियां। पूछ लिया जाए कि अस्थियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो इस तरह से क्या काम करती हैं, तो ये आपके जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, उनको चिकना बनाती हैं उपास्थियां। छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, छोटी छोटी बोन्स होती हैं बोल सकते हैं। देखिए जैसे श्वास नली है, श्वास नली जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक पढ़ेंगे हम ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो आपकी श्वास अंदर लेने में और बाहर निकालने में मदद करती है। बहुत पतली नली होती है, अगर ये चिपक जाए एक बार तो आप श्वास बाहर नहीं निकाल सकते और अंदर नहीं ले सकते।
ये चिपके नहीं, इस वजह से इसके ऊपर छोटी छोटी जो हड्डी हैं उनका एक स्तर पाया जाता है इस तरह से। ओके, वही क्या है आपकी कार्टिलेजेस है। ये क्या करती हैं, इसको पकड़े रखती हैं, है ना, तो इसको चिपकने नहीं देती। सांस अंदर गई, ये चिपकने की कोशिश करेगी, कार्टिलेजेस ने उसको पकड़ लिया। ओके, तो कार्टिलेजेस का ये काम है, क्या कर रही हैं, कनेक्टिव है, संयोजन का कार्य कर रही हैं। तो ये भी आपकी क्या है, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्नायु या लिगामेंट। ये क्या होते हैं, देखिए स्नायु या लिगामेंट होते हैं दो अस्थियों को जोड़ने वाले। ओके, दो अस्थियों को जोड़ने वाले क्या है, स्नायु या लिगामेंट। ये एक अस्थि है और इस अस्थि को यहाँ से जो जोड़ने वाले संयोजी ऊतक हैं उनको लिगामेंट बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है, स्नायु ऊतक या लिगामेंट इनको बोला जाता है। तो मैं लिख दूं, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले। अच्छा, दो अस्थियों को जोड़ने से क्या हो जाएगा, दो अस्थियों को जोड़ने से आपकी पेशियों का निर्माण होगा, आपका लचीलापन आएगा। क्या आएगा, लचीलापन। तो स्नायु जो है ये लचीलापन प्रोवाइड करते हैं, बहुत लचीले होते हैं ये। ओके, लचीले होते हैं, दो अस्थियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ओके, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल कौन है, स्नायु। मैं इसको थोड़ा सा इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि स्नायु है क्या, क्यों इसको संयोजी ऊतक बोला गया, क्योंकि ये दो अस्थियों को जोड़ रहा है। क्योंकि ये लचीले तो होते हैं, इसके साथ साथ ये मजबूती भी प्रदान करते हैं, मजबूत भी होते हैं। ओके, और इनके बाहर की जो अधात्री है भाई, यहाँ पे अधात्री की मात्रा कम होती है, यहाँ पे क्या मैट्रिक्स की मात्रा कम होती है। तो लिगामेंट के अंदर मैट्रिक्स की मात्रा कम होती है। ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये चीज़, ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल क्या है। ओके, मैट्रिक्स की मात्रा इसमें कम होती है। ओके, चलिए ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कंडरा। संयोजी ऊतक के स्टार्टिंग से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक, अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाले, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, ये वही ऊतक है। तो ये क्या काम करते हैं, ये अस्थियों को पेशियों से जोड़ते हैं। ओके, क्या काम करते हैं ये अस्थियों को आपकी मांसपेशियों से जोड़ने का काम करते हैं। मांसपेशी से जोड़ेंगे, किस तरह से जोड़ेंगे, रस्सियों के थ्रू जोड़ेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो रेशेदार होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, रेशेदार होती है, रेशेदार संरचना होती है। ओके, मांसपेशियां भी कैसी होती है, फूल जाती है, रेशेदार होती है ना। आप कहते हैं देखो मेरी नसें फूल गई, है ना, तो वो क्या है, रेशेदार संरचना है। तो कंडरा टेंडोन जो है अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ती हैं, जोड़ने वाले हैं। तो संयोजी ऊतक का ये भी एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। क्या कैसे होते हैं, तो रेशेदार होते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं। एरियोलर संयोजी ऊतक, देखिए एरियोलर संयोजी ऊतक से आप समझिए एयर, मतलब कि एयर से आप समझ लीजिए स्पेस, स्पेस मतलब जगह। तो ये जगह को भरने वाले ऊतक है। ओके, क्या है, जगह को भरने वाले। पादप में याद कीजिए भरण विभजों तक पढ़े थे अपन, क्या कर रहे थे, खाली स्पेस को भर रहे थे। ये वही काम कर रहे हैं। ओके, तो ये जो जगह है स्पेस को भरते हैं। ओके, जगह को भरने वाले ऊतक है, जगह भरने वाले ये ऊतक है। ओके, इस वजह से इनको एरियोलर बोला जाता है। इसके अलावा जो है ये ऊतक जो क्षतिग्रस्त ऊतक हैं उनकी मरम्मत भी करते हैं, है ना। एरियोलर ऊतक है, जगह भर रहे हैं, कोई भी जो ऊतक है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसकी जगह को भरने कौन आ जाते हैं, इस प्रकार के संयोजी ऊतक आ जाते हैं जिनको एरियोलर बोलते हैं। तो ये ऊतकों की मरम्मत करने वाले ऊतक भी कहलाते हैं, ऊतकों की मरम्मत करने वाले संयोजी ऊतक। ओके, कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल क्या है। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, जगह भरने वाले ऊतक हैं और ऊतकों की मरम्मत करते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देखो त्वचा के बीच का स्थान, मैंने बोला जगह भरने वाले, तो त्वचा के बीच का स्थान बोल दो, मांसपेशियों के बीच का स्थान बोल दो। ओके, आपकी जो बोन मैरो है, अस्थि मज्जा, उसके बीच का स्थान बोल दो। इन सब जगहों को भरने वाले ऊतक क्या है आपके, एरियोलर या एरियोलर संयोजी ऊतक बोला जाता है। अब हिंदी में तो इसको कुछ और बोलते नहीं है। वसा में संयोजी ऊतक, देखिए इनको इंग्लिश में बोल दिया जाता है एडिपोज। क्या बोल दिया जाता है, एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज ले देता हूँ मैं। ओके, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, आपके संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है। कहाँ पाए जाते हैं, तो ये त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। देखिए वसा क्या है, फैट है, तो आपका जो मोटापा या जो फैट है ना, चमड़ी मोटी हो जाती है, वो किसके कारण होती है, इन संयोजी ऊतकों के कारण होती है। वसा में संयोजी ऊतक, तो ये त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। ओके, क्या करते हैं, तो वसा का संग्रहण करते हैं, फैट का संग्रहण करते हैं।
और फैट का संग्रहण करने के कारण ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ओके, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। मोटे आदमी देखें उनमें ऊष्मा कहाँ होती है, मतलब उनमें इतनी एनर्जी कहाँ होती है, बोलते हैं ना ऊष्मा की सीधी सी मैं बात करूँ तो एनर्जी बोल लीजिए आप। उन जो मोटे लोग हैं उनमें एनर्जी कम होती है बजाय पतले लोगों के, है ना, वो जल्दी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फैट होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं करने देता। तो सीधी सी बात है, जो वसा में संयोजी ऊतक है वो भी क्या होंगे, आपके ऊष्मा के कुचालक होंगे। ओके, आपको क्या याद रखना है, तो आपको इतना सा चीज़ याद रखनी है कि संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल एडिपोज टिश्यूज या वसा में संयोजी ऊतक भी है। ओके, ये क्या है, आपको सीधे से पूछा जाएगा एडिपोज, ये नहीं पूछा जाएगा, ये लिखा दिया जाएगा एडिपोज। तो त्वचा के नीचे पाए जाते हैं, वसा का संग्रहण करते हैं और ऊष्मा के ये कुचालक होते हैं। ओके, ये चीज़ है इसमें। तो ये है आपके कुछ 7-8 एग्जाम्पल संयोजी ऊतक के जिनसे सवाल बनते हैं। ओके, तो आज हमने 2 ऊतक पढ़ लिए हैं। संयोजी उपकला ऊतक नहीं है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, स्टार्टिंग से गलत बताता आ रहा हूँ। संयोजी ऊतक है ना, इसको थोड़ा सही कर लेना। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, उपकला दिमाग में घुस रहा था तो बार बार उपकला बोल रहा था, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो थोड़ा सा इसलिए याद रख लेना इसको, संयोजी ऊतक है। उपकला ऊतक पढ़े थे, पहला हमने क्या पढ़ा था, एपिथीलियम पढ़ा था। ओके, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, कनेक्टिव। ओके, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू पढ़े हमने और दूसरे कनेक्टिव टिश्यू पढ़े। और मैंने बीच में जितनी बार भी संयोजी को संयोजी उपकला बोला है तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, संयोजी ऊतक अलग है और उपकला ऊतक अलग है, इतना सा थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ी सी गलती माफ़ कीजिएगा, और वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको जो फैक्ट्स हैं वो समझ में आए हों, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।